नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बहुत अहम केस है। आप सुन रहे होंगे 19 जनवरी को पीडीएम बाज़ाब्ता इस पे इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। इस केस को मीडिया में बारहा तौर पर मैंने भी और लोगों ने भी आपके सामने लाए हैं, लेकिन आज हम फिर इस केस को एक दफ़ा क्योंकि उसमें कुछ और डेवलपमेंट हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस केस को हम आपके सामने और पेश करें। और इस केस के ऊपर जो हमारे मेहमान हैं उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ आपके सामने रख देता हूं, और वो ये है कि 14 नवंबर 2014 को अकबर एस बाबर जो कि फाउंडर मेंबर थे पीटीआई के, उन्होंने और इमरान खान के बहुत करीबी साथी थे और बहुत अहम शख्सियत थे, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन दी और उसमें उन्होंने इस फंडिंग के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग हुई थी उसके ऊपर संगीन एलिगेशंस लगाया। ख़ास तौर पे 3 एलिगेशंस बहुत ही अहम है। एक तो ये कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है, दूसरा ये कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तीसरा मेगा करप्शन है। हम पूछेंगे उनसे कि ये इसको किस तरह कहते हैं। उसके बाद तकरीबन 6 साल में, देखिए ये 6 साल में 70 दफ़ा इसकी जो है समातें हुई हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। यानी 14 नवंबर और आज जो है वो 18 जनवरी है, लेकिन फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इतने अहम केस का नहीं दिया। अच्छा, पीटीआई ने तकरीबन 7 पिटीशन की है, जिसमें आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि उन्होंने इस केस के हवाले से कि जी ये जुरिडिक्शन ही नहीं बनती इलेक्शन कमीशन की, और बार बार इसको रोकने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने तकरीबन कई वकील, कुछ लोग 8 कहते हैं, कोई 7 कहता है, तकरीबन कई वकील वकला जो हैं इन्होंने तब्दील किए। इस एक सिंपल केस के ऊपर कई वकला तब्दील हुए। मैं अपने कमेंट्स नहीं देना चाहता, लेकिन जो जानते हैं कि वकला क्यों तब्दील किया जाता है। पीटीआई ने एक भी दरखास्त ऐसी नहीं दी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर आया है और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन इस केस को मेरिट पर इसका फैसला करे, इसका फौरी तौर पर इसको जो है वो इसका फैसला आना चाहिए। बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो एक दरख्वास्त दी थी और उस पर उन्होंने कहा था कि मैं पाबंद ही नहीं हूँ कि ये गोशवारे जो हैं वो जमा किए जाएं, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन उन्होंने ये भी दी थी इसमें इलेक्शन कमीशन में कि जो भी प्रोसीडिंग हो उसको खुफिया रखा जाए। जिस तरह मैंने कहा, एक दरख्वास्त भी इनकी ऐसी नहीं मुझे मिली जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि इस केस को मेरिट पे हल किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई और इस स्क्रूटनी कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया कि आप इसकी स्क्रूटनी करें और इलेक्शन कमीशन के सामने लाएं ताकि इलेक्शन कमीशन फैसला करे। तो आपकी इत्तला के लिए मैं ये दोबारा बता देता हूं कि 1 महीने के बजाय 28 महीने गुजर गए हैं और स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो कोई ऐसा जो है वो रिपोर्ट नहीं दी। हाँ, उसके बाद 28 महीने बाद, 1 महीने में तो कोई नहीं दिया, 28 महीने बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी इलेक्शन कमीशन को, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद ही रिग्रेट कर दिया और कहा कि ये नामुकम्मल है, मायूस कुन है, तकलीफ दे है, बहुत कुछ उन्होंने इसके ऊपर कहा। तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है। इलेक्शन कमीशन ने वो रिपोर्ट, अच्छा, उसके बाद पीटीआई ने शुरू में इवन के 24 दफ़ा रिटन लेटर लिखा गया पीटीआई को कि आप अपने खाते जमा कराएं, लेकिन वो जमा ही नहीं कराते थे। और 24 दफ़ा यानी 24 दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने उनको लिखा है, 1-2 दफ़ा नहीं। एंड देन उसके बाद पहले 2 खाते जमा हुए, फिर 4 हुए, फिर कहा जाता है कि 8 खाते जमा हुए और ये खाते इलेक्शन कमीशन के सामने आ गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से रुजू किया और कहा कि भाई ये फंडिंग जो आई है इसके हवाले में आपके पास जो रिपोर्ट है वो दें। स्टेट बैंक ने जो इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स दिया है वो 8 नहीं दिए, बल्कि वो 23 अकाउंट दिया है, जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन है, अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन है। और ये दुबई से है, यूके से है, यूएई से, बहुत सी जगहों से तो हुंडी और उसके ज़रिए ये पैसे आए हैं। अकबर एस बाबर ने 23 अगस्त
को ये 23 अकाउंट की अकबर एस बाबर का ये राइट है कि वो इलेक्शन कमीशन से ये कहें, क्योंकि एप्लीकेंट है कि भाई पटिशनर हैं कि आप मुझे वो 23 अकाउंट जो आपको स्टेट बैंक ने इनके दिए हैं वो उनको दिए जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर मना कर दिया कि पीटीआई का हम पर दबाव है, हम ये आपको अकाउंट्स नहीं दे सकते हैं। अब इसके ऊपर वही बताएंगे, मैं तो सिर्फ तफसील आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या वाक़यात हुए हैं इसमें। अच्छा, हालिया मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो अभी हुई है चंद दिन पहले, उसमें ये मांगा गया था दोबारा अकबर एस बाबर ने, जिनको इनको रिफ्यूज़ किया गया और ये कहा गया कि जनाब पीटीआई जो है वो इसके लिए बिल्कुल हम पर दबाव है कि हम ये आपको अकाउंट्स नहीं दें। दूसरा, उस स्क्रूटनी कमेटी ने इनसे, पीटीआई के जो वकील हैं, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने 2 अकाउंट जो यूएसए का था, यकीन मानिए ये याद रखिए कि 23 अकाउंट में से 2 अकाउंट है, उसकी तफसील भी मेरे पास है लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है, बाकी अकबर एस बाबर साहब ने बात करनी है, तो 2 अकाउंट जो है वो यूएसए का, उन्होंने कहा कि क्या आप इसको ओन करते हैं कि ये अकाउंट आपका है जिससे फॉरेन फंडिंग हुई है। तो उस पर ये रिटर्न मेरे पास उसकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया उनके वकील ने कि हाँ ये 2 अकाउंट्स है। लेकिन उनका एक सवाल था कि ये अगर गैर कानूनी फंडिंग इस समय हुई है तो इसमें पीटीआई या इमरान खान का कोई रोल नहीं है, इसमें वो फॉरेन एजेंट जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। अभी कितने जिम्मेदार होंगे हम आगे चल के इसमें बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक और बात भी जो है मुझे बताना ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये है कि हालिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने सैफुल्लाह न्याजी, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पीटीआई के और जिनके ऊपर फॉरेन फंडिंग के मेगा करप्शन का ये इनके ऊपर केस के चार्ज हैं, ये नामजद हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, ईमेल्स में, बहुत सारी जगहों पे इनका नाम मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो इनसे मुलाकात की सैफुल्लाह न्याजी से, जो हमें पता चला है, अकबर एस बाबर साहब से भी बात करेंगे। तो क्या ये सवाल उठता है कि एक ऐसा आदमी जो नामजद है इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से, मेगा करप्शन में, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उससे खुफिया मुलाकात करते हैं, अलग से मुलाकात करते हैं, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन बहुत मुतनाज़ा हो चुका है, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा नहीं हुए? तो ये चंद चीज़ें हैं। 19 जनवरी को पीडीएम इस पे काम कर, वो बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहती है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। अकबर एस बाबर साहब हैं, फाउंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉरेन फंडिंग केस के दरखास्त गुजार हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल साफ आ रही है। सर मैं शुरू से तो नहीं चलता, बहुत सी चीज़ें तो मैंने बता दिया, मैं पीछे से आना चाहता हूँ। सर ये अभी जो हालिया आपकी जो मीटिंग हुई थी इसमें स्क्रूटनी कमेटी से, इस स्क्रूटनी कमेटी से आपने 23 अकाउंट जो इनके स्टेट बैंक से मिले हैं इलेक्शन कमीशन को, वो आपने मांगे थे, इलेक्शन कमीशन ने आपको वादा किया, दिया नहीं दिया, क्या कहा सर, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारी बदस्तूर ये कोशिश रही है, जब ये केस इलेक्शन कमीशन में था तो नवंबर 2015 से हमने कहा कि ये तमाम जो दस्तावेज़ात हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं ताकि वो अकाउंट्स रिकनसाइल हो सकें। यानी एक तरफ हमने जो सबूत दिए हैं और दूसरी तरफ इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट जमा कराते हैं सालाना, तो ये जब तक सारे अकाउंट सामने आएंगे नहीं तो ये दोनों चीज़ें रिकनसाइल नहीं होंगी। या तो हमारे इल्ज़ाम साबित हो जाएंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, फंड्स को छुपाया गया है, अकाउंट्स को छुपाया गया है, कंसील किया गया है और टॉप लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि अब साबित हो गया, वो अकाउंट सारे टॉप लीडरशिप ही उसको ऑपरेट करती थी। तो इसलिए हम नवंबर 2015 से, और इलेक्शन कमीशन ने शायद कोई 21 के कितने ऑर्डर्स आपने भी बताया, तो रिकॉर्ड का मौजूद है कि उन्होंने ऑर्डर्स किए, ये कंप्लाई नहीं करते थे। तो फिर जब ये अकाउंट्स आ गए, कमेटी बन गई मार्च 2018 में, फिर भी इन्होंने ताउन नहीं किया। इनको 10 नकाती एक एजेंडा दिया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स इसेंशियल है कि आपके कोई भी अकाउंट हो दुनिया में, पाकिस्तान में या बाहर, आपने जमा कराने हैं बैंक स्टेटमेंट्स, तो वो नहीं कराते थे। तो फिर जुलाई 2018 में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा और स्टेट बैंक के हुक्म पे भी तमाम बैंकों ने पीटीआई के जितने अकाउंट्स थे, तो वहाँ ये 23 अकाउंट्स बरामद हुए और बड़े पैमाने पे। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा पीछे हटना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। ज़रूर। कि ये केस की एक और केस की भी नौयत है, वो ये है कि अगर
ये केस आज पाकिस्तान की एक नंबर 1 इशू बन चुका है और इस पे तमाम जमातें भी एहतजाज कर रही हैं और तमाम शहरियों को भी बड़ी दिलचस्पी है, वो इस केस को मालूमात भी करना चाहते हैं। तो एक नेशनल एजेंडे पे ये केस आया। ये केस आया कैसे इस एजेंडे पे, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इस केस के अमल से आपको ये जाहिर होगा कि अल्लाह ताला की जो हाकमियत है कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी ताकत हो, जिसके पास तमाम वो वसाइल हों, जिसके पास तमाम वो नेटवर्क हो और उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात चाहे सच्चाई लाने के लिए तो वो सच्चाई आ ही जाती है। यानी मैंने जब ये केस किया तो इसी घर में मैं 2 रकात नफल पढ़ के निकला। मैंने कहा या अल्लाह मुझे सुरखरू कर, मैं सच्चा हूँ, मैं बहुत बड़े मकसद के लिए निकला हूँ। के लिए मुझे अल्लाह ने फिर जो वसीले बनाए, अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखाई हैं इस अमल में कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सच्चाई है और ये चीज़ आनी है नेशनल एजेंडे पे। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं थे भी, तो वो वकील हैं। उन्होंने एक वक्त हम आपस में बात करते थे तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया। उन्होंने कहा अकबर, अगर कभी भी आपको कोई कानूनी मशावरत या कानूनी सपोर्ट चाहिए, कोई मसला हो जाए पार्टी में या जो भी, तो मैं हाजिर हूँ प्रो बोनो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मेरे मामलात ये इस नहज पे पहुंचे और हमारे इख्तलाफात 2011 में इतने बढ़ गए और हमने वो आपने ईमेल जो चलाई थी और सारे मामलात, मेरा एक ख़त है 7 सफ़ों का 2011 का, जिसमें मैंने तमाम ये बुराइयां और इलीगैलिटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी फंडिंग, तमाम उसका डिटेल उस वक्त दे दिया था। तो मैंने फिर 3 साल इंतज़ार किया। तो जब मैंने 2014 में ये केस किया, उससे पहले मैं अपने इसी दोस्त वकील के पास गया। उसका नाम है सैयद अहमद हसन शाह, और जिनके असिस्टेंट हैं जिन्होंने उनको हेल्प किया इस सारे प्रोसेस में, बदर इकबाल चौधरी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये मैं केस करना चाहता हूँ, ये शहादतें हैं और ये इश्यूज़ हैं। उसने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा कि आपने अपना जो मुझे ऑफ़र किया था वो आज भी वैलिड है, डू यू स्टिल स्टैंड बाय दैट ऑफ़र? कहता है यस। उसने कोई 4-6 महीने लगा के केस को और मज़ीद उसको तफसील से तैयार किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मुझ पे जो कीचड़ उछालते हैं, आज भी मुझ पे ताज़ा तरीन ये कीचड़ उछालने की रविश फिर शुरू हो गई है, उस पर भी मैं बात करूँगा कि ये किस अंदाज से और क्यों। जिस तरह इमरान कहता है ना कि घबराना नहीं है, तो ये घबराहट की इंतहा है कि आज इस किस्म के मुझ पे कीचड़ दोबारा से शुरू हो गए। तो जब मैं उस वकील से मैंने ये बात की तो 6 साल में हमने कोई 150 पेशियां भुगती हैं कमेटी की और इलेक्शन कमीशन मिला के। हमने कुछ 7 रिट पिटिशंस भुगते हैं। हमने दर्जनों एप्लीकेशंस का लीगली मुकाबला किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक रिट पिटिशन पड़ी। आपको पता है कि सैयद अहमद हसन शाह असिस्टेड बाय बदर इकबाल चौधरी, उसने मुझसे 1 पैसा नहीं लिया, आज तक 1 पैसा नहीं लिया। ये मुझ पे कहते थे कि इन्होंने पैसे लेके बड़े बड़े ये वकील किए हुए और इसका कितना खर्चा, मैंने आज तक इसका 1 पैसा नहीं दिया। तो ये अल्लाह ने वसीला किया ना मेरे लिए। इसी तरह ये बात कारवां चलता गया, हम चलते गए और ये एक बहुत बड़ा कारवां बन गया। आज एक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, ये क्या कर रही हैं? ये अल्लाह ने मेरे लिए एक वसीला बनाया उस बड़े मकसद के लिए कि मेरे पास तो ना पैसा है, ना मेरे पास फौज है, ना मेरे पास कोई और ताकत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा करके निकला। तो ये केस की ये पहलू बड़ा अहम है, ठीक है, कि ये एक सबूत है कि अल्लाह की जात है, उसकी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल इस्तकामत, सब्र, उसका तो वो आपको सुरखरू करेगा। अच्छा सर, मैं एक सवाल और करना चाहता हूं क्योंकि मैं पीछे से चल रहा हूं तो वहां तक जाऊंगा, लेकिन एक सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि इसमें मैं पढ़ रहा था जो इनकी रिपोर्ट है स्क्रूटनी कमेटी की, उसमें उन्होंने 2 यूएसए के अकाउंट पे जो क्वेश्चन किया था उसको उन्होंने एग्री तो किया, एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये एजेंट का कसूर है, ये इससे पीटीआई और इमरान खान जो है मुतासर नहीं होते। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये ज़रा मिसलीड यानी गुमराह करने की एक कोशिश है कि शायद 2 शख्स हैं जिन्होंने शायद अपनी मर्जी से गैर कानूनी फंडिंग कर ली है तो हम क्यों उसके जिम्मेदार बने। ऐसी बात नहीं है। इन्होंने 2 कंपनियां वहां पे रजिस्टर कराई हैं
एक PTI USA NA जो है LLC 5975 और दूसरी 6160, ये दोनों कंपनियां इमरान खान के रिटन इंस्ट्रक्शंस पे वहाँ पे अमेरिका में रजिस्टर हुई हैं। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इमरान खान ने अप्रूव किए, उसका चार्टर जो है वो इमरान खान ने अप्रूव किया, उनकी तमाम अप्रूवल्स, यहाँ तक कि उसका जो मरकजी दफ्तर है वो PTI का सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस है जो अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि इनका ये दफ्तर इस्लामाबाद का जो PTI का हेड ऑफिस है। तो ये कोई दो लोग नहीं है, दो अशखास नहीं है जिससे वो, ये एक बड़ा स्मूथ तरीके से वो, और ये पहली दफ़ा है, ये 6 साल पहले जितने इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, इन्होंने 7-8 वकील मेरे हिसाब से इन्होंने बदले हैं। तो अब हर वकील जब जाता है, इस तरह ये कंफ्यूजन भी इनकी है कि एक राइट हैंड को नहीं पता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ये है कि ये अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जी हम जिम्मेदार नहीं है अगर तो वो गैर कानूनी फंडिंग हुई है। तो सबसे पहले तो निशानदेही करें ना जी कितनी गैर कानूनी फंडिंग हुई है, सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने अब लिख के दें। हमने तो सबूत दिए हुए हैं, हमने तो वो सारे, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि इन्होंने जो तरीके अपनाए। मसलन इमरान खान ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि पता नहीं 4000 या कितने हैं, इनके तो डोनर्स हैं, हमने तो डोनर डिक्लेयर किए हुए, हम तो हमसे सबसे ज्यादा शफाफ है। देखिए कौम को गुमराह मत करें, कौम को कितना और गुमराह करेंगे। ये जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं ये 2017 में इन्होंने तैयार की है, एक्सेल शीट पे तैयार की है, इसमें ना कोई ऑथेंटिसिटी है ना उसमें उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि जी हमारे पास तो डोनर्स की लिस्ट मौजूद है, वो मुकम्मल जाली है। मैं दावे से कह रहा हूं, हमने इलेक्शन कमीशन में इन राइटिंग दिया है कि जो ऑफिशियल एविडेंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका की उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अब 2017 की जो लिस्ट है वो ये किस पीरियड को बता रहे हैं, 2009 से 13 की, यानी 2009 से 13 तक जितनी फंडिंग हुई है उसकी लिस्ट तरतीब दी गई 2017 में। ये कभी मुमकिन है? ये जाली है। वो जो 2009 से 13 तक की जो लिस्ट है उसमें वो गैर मुल्की हैं, उसमें गैर मुल्की कंपनियां हैं, वो अमेरिका की सरकारी उनकी जो महकमा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी वेबसाइट पे पड़ा है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि इमरान खान टीवी पे आके कौम से कहता है इंटरव्यू में कि जी हमने इतने हजार, हमने तो डोनर्स है। और दूसरी बात, अगर ये इतने शफाफ हैं जिस तरह आपने बयान किया, तो ये इतनी रेड पिटिशंस उन्होंने क्यों की, 7 रेड पिटिशंस क्यों की, दर्जनों एप्लीकेशंस क्यों डाली? इसको खुफिया रखो, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, अकबर बाबर मेंबर नहीं है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के दस्तखतों से एक पिटिशन पेंडिंग है जिसमें उसने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो हमारी स्क्रूटनी करे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जो कहता है कि हम शफाफ है, हमने सारा रिकॉर्ड दिए थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों दावा कर रहे हैं कि हम आपके इलेक्शन कमीशन को जवाब दे नहीं है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए, एक बहुत ही अहम ईमेल है जो मैं पहले भी ऑन एयर कर चुका हूं और आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, और उसमें जो भी चीज़ें थी उसको भी मैंने वजाहत की, इस वक्त मेरे हाथ में भी है। और नाज़रीन देखिए, ये हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारे पास अवेलेबल है उसमें से चंद आपके सामने ऑन एयर भी कर रहे हैं। उस पर हम डिस्कस इसलिए कर सकते कि इतना टाइम होता नहीं है, तो वो आपके सामने ऑन एयर हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स है। तो सर एक चीज़ तो मुझे पूछना है, वो ये है, ये अगस्त 2011 की ईमेल है जिसमें इमरान खान साहब के साथ आपका ये कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन था, जिसमें आपने उनको बताया था कि इस किस्म की फंडिंग हो रही है और इस तरह रियल इस्टेट्स बन रहे हैं, इस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं, इस तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये ईमेल तो बहुत ही अहम है, और अगर ये ईमेल को आप कहते हैं कि ये बिल्कुल सही ईमेल है, तो इसमें तो आपने इमरान खान को 2011 में सारी फ्रॉड का बता दिया था, और 2011 में इमरान खान साहब ने आपको मजीद कोई चीज कार्रवाई करने से रोक दिया था। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सच है, ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और सितंबर जो 11 को जो मैंने 7 सफ़ों का खत लिखा 2011 में, उसमें भी यही तफसीलात है। ये मेरी एक्चुअली, ये उस वक्त जब हमारी इनसे गुफ्तगू हुई, जब मुझे सारे मामलात सामने आने लग गए, तो फिर ये ईमेल्स पे मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये गलत है कि रियल इस्टेट में तमाम टॉप लीडरशिप जो है वो इन्वेस्टर्स के तौर पे इन्वॉल्व हैं, और एक पार्टी का ही एक लीडर है जिनकी रियल इस्टेट की स्कीम है, इसमें तमाम टॉप लीडरशिप बशमूल इमरान खान वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये वो लोग हैं जो अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो फंड्स को मैनेज करते हैं, तो ये एक बड़ा ग्लेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
तो उसमें अब चूंकि मेरी तरबियत ऐसे इदारों से थी, मैं बैनुल-अक़वामी इदारों में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे अगर आप अपने कंट्रैक्टर के साइट पे जाके कंट्रैक्टर के खाना खाते हैं, जो लंच वो सर्व करता है, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये मयार होते हैं। तो यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस तरह इमरान डेवोस गया और कहता है कि मैंने अपने 2 दोस्तों से 4.5 लाख की अपने वो सारा ट्रिप को फंड किया, तो ये इससे बड़ी एडमिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो गरीबों पे इन्वेस्ट करे ना वो $4.5 लाख, वो यतीमों के लिए वो बंदोबस्त करे उस पैसे से, तो फिर मैं मानूंगा कि उनका इतना बड़ा दिल है। वो प्राइम मिनिस्टर के ट्रिप को फंड कर रहे हैं तो जाहिर है वो बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो जिस तरह इमरान कहता था ना कि एक इंटीरियर सेक्रेटरी जो बरतानिया का, वो अपने पीएस को फोन करता है कि वीजे का काम जल्दी करने के लिए अपनी मेट्रन या मेस उसके लिए, तो उसको रिजाइन करना पड़ा। मयार तो वो सेट करते थे जब मीडिया में आते थे कि हम कौम को वो मयार देंगे। अब हालात इनके देखें कि खुलेआम कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा उस पे फिर बहस हुई। फिर उसके बाद मैंने वो जो लेटर लिखा तो ये उसमें मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, प्राइवेट बैंक अकाउंट्स का जिक्र, और मेरी सिर्फ सिंपल एक दरख्वास्त थी कि आप जस्टिस वजीउद्दीन को एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी का हेड बना दें। अब उनके फैसले पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर मेरे इल्जामात गलत है मैं जिम्मेदार हूं, अगर मेरे इल्जामात सही है तो जिनके खिलाफ हैं बशमूल आप, फिर आप उसमें रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने वो मदीने की रियासत बनानी थी जिसमें ना नैब था, जिसमें ना FIA है, जिसमें जज जो बेंच पे बैठ के फैसले देते थे, लेकिन फैसला मेरिट पे होता था, अपने से शुरू होता था। वो अपनी जात को सबसे पहले उस मयार पे उतारते थे। जब वो अपनी जात को उतारते थे, इसीलिए उस माशरे ने ऐसे तरक्की की है कि आधी दुनिया पे उनका असर हो गया। इसीलिए उनके स्टैंडर्ड्स आज भी याद किए जाते हैं, और वो वही मयार है जो इमरान तकरीरों में करता था। तो आपने जब अपने आप को कानून से बालातर कर दिया, आई एम द लॉ, बस मैं फैसला करूंगा, जज जूरी एक्सिक्यूशनर मैं हूं, मैं फैसला करूंगा सही गलत क्या है, मैं फैसला करूंगा कि मफादात क्या सही है, तो हमने इस वक्त ये फैसला करना है। फिर आप किसी सूरत आप मदीने की रियासत नहीं कायम कर। ठीक है सर, ठीक है। मैं सर एक सवाल, मैं ब्रेक में जाऊंगा, एक छोटा सा कमेंट्स आपके तरफ लेता हुआ चाहूं, ब्रेक पे छोटा सा दीजिएगा सर। वो ये है कि क्या आपको भी, क्योंकि ये तो एक बहती गंगा थी, आपने उन्हें बताया है, मसलन इस ईमेल के बाद इमरान खान साहब ये इनकार ही नहीं कर सकते हैं, आप सेकंड कीजिएगा मुझे, कि उनको 2011 अगस्त में आपने ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, और 7 मार्च 2000 मेरा ख्याल है 11 एक खत भी आपने, 7 सितंबर है, 7 सितंबर को एक खत भी आपने लिखा था। बिल्कुल। तो इसके बाद इमरान खान कम से कम ये नहीं कह सकते हैं कि जी फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो ईमेल में आपने तफसीलात, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको ऑन एयर कर चुका हूं पहले। तो मेरा जो सवाल है, इसमें आपसे यह भी कहा गया था कि इस गंगा में आप भी हाथ धो लें सर, ऐसा हुआ, ऐसा कहा गया था? बस मुख्तसर सा सर। इनमें से एक शख्स जो थे, मैंने चूंकि उसमें सारा जिक्र किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे इमरान खान के दफ्तर में बैठ के उन्होंने कहा कि देखो अकबर, आपको अगर आप इस ट्रॉयका का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, ये उनके अल्फाज थे, और शायद मैंने यही ईमेल में लिखा। और वो ट्रॉयका में जो बिजनेस है और जो हो रहा है उसका में आपको इन्वेस्ट कर। तो मैंने हंस के मैंने कहा कि ये काम मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। तो फिर मैंने इमरान से ये जो ईमेल्स हैं इसमें इस बात का जिक्र किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि शायद बरतानिया में थे उस वक्त, उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं 13 के बाद जब आऊँगा मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कार्रवाई हुई वो मेरे खिलाफ हुई। ठीक है ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, टाइम कम है, बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जितना मैं दे सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अकबर बाबर साहब, इस ईमेल में तो बहुत कुछ है जिसमें नाम है आरिफ अलवी साहब का भी, प्रेसिडेंट है इस वक्त अकबर, और उसके बाद असद कैसर साहब हैं, उनका नाम है, वो इस वक्त स्पीकर हैं नेशनल असम्बली, बहुत अहम पोस्ट पे हैं। सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं जो PTI के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इसके अलावा आमिर कियानी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और बहुत सारे नाम हैं। मैं एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें क्या आप जाऊँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो है
जाहिर है ये सारे लोग नामजद हैं इंक्लूडिंग इमरान खान इस ईमेल के हवाले से और उस लेटर के हवाले से। मेरा जो सवाल है वो ये है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, क्या सर आप इसकी तस्दीक करेंगे? और क्या ये मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ऐसे शख्स को जो नामजद है, जिसके ऊपर करप्शन के मेगा करप्शन का केस है, उससे मिलना उनको मुतनाज़ा नहीं करता है? सर क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि उस दिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे स्क्रूटनी कमेटी का इजलास था। उधर हम बैठे हैं अपने वकीलों के साथ और दूसरी तरफ पीटीआई के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और वो स्क्रूटनी कमेटी बैठी है और हम पीटीआई के स्क्रूटनी के जो मामलात हैं उसमें उलझे हुए हैं। और उसी वक्त पीटीआई के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और इमरान खान के बहुत करीब हैं, तो वो जाके चीफ इलेक्शन से मिल रहे हैं। तो अब देखिए, जाहिर है कि ये एक डाउट्स क्रिएट करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन डेवलप होती है कि जिसका एहतसाब हो रहा है उसके एक ही नुमाइंदे जो हैं, या तो पहले से कोई एजेंडा सेट हो या उसके कोई मिनट्स जारी कर दें या उसके बारे में क्लियर कि जी हमने ये डिस्कस किया, ये ना सिर्फ पीटीआई से बल्कि और सियासी जमातों से भी हम इन इश्यूज को डिस्कस, या फिर पीटीआई का कोई ऐसा आइसोलेटेड कोई इशू उठा हुआ है जिसके लिए उन्होंने खसूसी, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस माहौल में उनका मिलना बड़ा कंट्रोवर्शियल है और गैर मुनासिब है और इससे शकूक व शुबात बहुत बढ़ते हैं। देखिए, शकूक बड़े जेन्युइन हैं। जब एक सिंपल सी ऑडिट इंक्वायरी जो है वो 6 साल में अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, और मेरे हिसाब से जो मैं जाहिर है उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, अभी तो इन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, बेसिक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में आज तक कभी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसा प्रोसेस हुआ है जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए हैं वो हमसे छुपा लिए गए हैं कि हम आपको नहीं दिखाएंगे। 23 बैंक स्टेटमेंट्स निकली हैं, वो हमसे दिखाने से भी इंकारी हो गए हैं। पहले तो कहते थे बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको परूज करा देंगे, ये 23 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो कहते हैं हम आपको दिखाएंगे भी नहीं। अब उसमें क्या ऐसी खुफिया बात है? और फिर लिखते हैं कि जी पीटीआई की वजह से, क्योंकि पीटीआई एतराज करता है, यानी जिसका तहकीकात हो रही है वो तहकीकाती अमल को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर तहकीकाती अमल कैसे शफाफ होगी? इसीलिए हमने अंडर प्रोटेस्ट हमने मार्च 5, 2020 को और फिर अगस्त 13, 2020 को लिख के दे दिया कि ये जो प्रोसेस है ये फार्स है। हमसे मत तवक्को करें कि हम रबर स्टैम्प करेंगे फेक डॉक्यूमेंट्स को। हमने पूरा, तो हम अभी भी इन प्रोटेस्ट इसमें। अब अंदाजा लगाइए कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट की गुजारी और डिमांड करता था कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। अब यहाँ पे उसने अंपायर की उंगली पकड़ी हुई है और फिर कहता है कि आओ खेलो और हम बड़े तैयार हैं। फिर इमरान दावा करता था कि मैं तो मुकाबला करना चाहता हूँ, मुझे हमेशा चैलेंज करता था टीवी पे आके ना, मुझे आई नो हाउ टू, मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग है। ये मुकाबला है, ये आपका मुकाबला है कि आपने अंपायर की उंगली पकड़ी हुई है। ये मुकाबला है कि आपने 6 सालों में 7 रिट पिटिशंस किए हैं कि मेरे पार्टी के बारे में तहकीकात को ना हो सके। ये मुकाबला है कि आप हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट देते हैं कि मैं एक आम शहरी के आगे जवाबदेह नहीं हूं। ये वो उस मदीने की रियासत का खलीफा है जो कह रहा है कि मैं एक आम शहरी को जवाबदेह नहीं हूं, और किधर कहता है? हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन राइटिंग अपने एफिडेविट दस्तखतों से। तो ये तो सारा एक, अच्छा सर एक चीज और बताएं, कि देखें ये तो अकाउंट्स वो हैं जो कि 23 अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के हवाले से हैं। ये भी मैंने पढ़ा आप ही के इस ईमेल में और दूसरी इसमें कि ये जो पैसे फंड्स थे जो गैर मुल्कियों से आए, वहाँ एनजीओ से आए, कंपनी से आए, और जो कंपनी आपने ये पेपर्स, ये सारा उनके साइन से है, जो मेरे पास भी है, ऑन एयर भी चल रहा है कि ये इमरान खान के दस्तखतों से ये कंपनियां सारी बनी हैं। और रूल्स कानून ये कहता है कि कोई कंपनी नहीं फंड कर सकती, कोई एनजीओज फंड नहीं कर सकती, इंडिविजुअल बुनियाद पे सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं। आपने ये भी कहा है कि जनाब यहूदी और क्या नाम है भारतीय और यूएई में भी किया और वहाँ से भी पैसे आए हैं और सऊदीया से भी आए हैं, हालांकि रूल्स नहीं है कि वहाँ फंड कलेक्ट किया जा सकता। तो सर पर्सनल अकाउंट में भी आए हैं और वहाँ से चेक के जरिए वो अकाउंट से वो पैसे निकाले गए हैं, ये भी आपका है सर, इसको आप ओन करेंगे? मैं ओन नहीं कर रहा, इसको इसकी वैलिडेशन हो चुकी है। वो कैसे कि जब ये मामलात मैंने जब इनकी निशानदेही की अपने ख़त के ज़रिए इमरान खान को 2011 में,
तो 2013 में इनको शायद खौफ था कि मैं मई 2013 इलेक्शन से पहले ये तमाम मामला मीडिया में कहूँगा तो इलेक्शन प्रोसेस को इनको डैमेज हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को भेजा मेरे घर और वो एक TOR बना स्पेशल ऑडिट का। मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाए वजी जस्टिस वजी के नीचे। इन्होंने कहा नहीं जी हम वो नहीं बनाएंगे, हम आपको एक स्पेशल ऑडिट। मैंने कहा ठीक है। वो ऑडिट में जब उन्होंने सैंपल सर्वे किए उन एम्प्लॉइज़ की, क्योंकि मैं उस ऑडिट का हिस्सा था, मैं प्रिंसिपल कंप्लेनेंट था। अब ये भी आप हुस्न इत्तेफाक देखें कि ये दावा करते हैं कि इसको पार्टी से 2011 में निकाल दिए, जबकि 2013-14 में इनका इमरान खान का अपॉइंटेड ऑडिटर मेरे साथ बैठ के हम वो तमाम मामला तय करें। मैं उनको प्रिंसिपल कंप्लेनेंट हूँ, मैं उनको ईमेल कर रहा हूँ कि ये अकाउंट्स चेक करें, ये चेक करें। तो उन्होंने वो तमाम जब चेक किए सैंपल तो उसमें साबित हो गया PTI के एम्प्लॉइज में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आया है। उस पैसे के लिए वो जवाबदेह नहीं है, वो कैश चेक करके ले जाते थे। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई कैसे? मेरे पास ये PTI के अपने एम्प्लॉइज, क्योंकि मैं तो घर का बंदा था ना और उनका मुझ पे भरोसा था, तो मेरे घर में इसे सामने बैठ के मेरे सोफे पे मुझे कहते हैं जी आज रात हमने इतने 1.25 करोड़ रुपए फलानी कंपनी से हुंडी के जरिए रिसीव किया, अपना शनाख्ती कार्ड दिया, हमारे अकाउंट्स हैं उसमें पैसा आता है बाहर से बहुत बड़े पैमाने पे, हमसे कैश चेक को साइन कराया जाता है। ये जो लोग जिनका मैं नाम आपने लिया जो प्रिंसिपल सिग्नेटरीज हैं अकाउंट्स के, और ये पैसा वहां से निकाला जाता था। तो मैं अब इसको संजीदगी से ना लेता। तो अगर ये लोग जो ये लोग जो दावा करते हैं कि जी मैं मुस्लिम लीग, आज भी इमरान कहता है ना कि घबराना नहीं है, आज फिर इमरान खान घबरा गया। आज फिर उसके लोगों ने मुझ पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कि तुम नून हो और ये और वो। आपने खुद वो ईमेल पढ़ी, आपने खुद वो लेटर पढ़ा, कब का है? 2011 का। तो 2011 में नून लीग और मेरा क्या मसला था? बिल्कुल सही बात है। मैं एक सवाल और बहुत अहम, मैं एक और चीज भी करता हूं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि आपने बताया UAE से भी हुई है, सऊदीया से भी हुई है, जुल्करनैन साहब का नाम आता है और उन्होंने एक जगह पे एक्सेप्ट भी किया है, वो वीडियो भी मौजूद है। दूसरी तरफ उनको बना दिया गया है, आपके नवाजा गया है, और भी इनके जो दोस्त लोग हैं आपके UAE में वो भी हैं, अच्छा UK में हैं वो भी हैं, अमेरिका में। लेकिन सर आरिफ नकवी साहब के हवाले से ये बात आती है कि उन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग भी दी है और ये DGFIA ने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि जी जब एक केस के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई थी और वो एब्राज ग्रुप के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो बकौल DGFIA के कि उन्होंने कहा था कि ना करें आप ये, क्योंकि उन्होंने हमें बड़ी फंडिंग दी है। तो सर आपकी नॉलेज में है कि उनको कितनी फंडिंग दी गई थी, जो आपकी नॉलेज में है कितने $1 मिलियन दिया था, और उनसे क्या वादा किया गया था सर कि आरिफ नकवी साहब को इस हुकूमत का क्या हिस्सा बनाया जाएगा? जरा बताएंगे सर आप। वो ऐसा है कि मैं उसकी तफसील में इस वक्त इसलिए नहीं जाना चाहता कि आरिफ नकवी तमाम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मेजर डोनर था। बाय द वे आरिफ नकवी का इस वक्त इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि उसने एक पैसे की भी PTI को डोनेशन किया या पॉलिटिकल फंडिंग की, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो सारी है, इस हद तक उनकी कुर्बत थी कि जब वो यहाँ इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो वो इकोनॉमिक एडवाइजरी फोरम में बैठते थे और वो तस्वीरें मौजूद हैं। और यहाँ से जब वो गए हीथ्रो एयरपोर्ट तो उन पे उनकी एक बड़ी अबराज ग्रुप है, $14 बिलियन तक उन्होंने जमा कर लिए थे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के, और सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते थे। तो उस पे उनके बड़े सीरियस एलिगेशंस हो गए। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसमें इन्वेस्ट करती थी, पेंशनर्स का फंड उसमें होता था, तो उसमें बड़ी सीरियस उन पे एलिगेशन आ गई कि मिस अप्रोप्रिएशन हुई है टू द ट्यून ऑफ $1+ बिलियन। तो अमेरिका में वो केस है। अमेरिका में जब केस चला तो उनके जो पार्टनर्स हैं उनमें से जो 1-2 सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। तो जब यहाँ से ये हीथ्रो गए पहुंचे तो इनको वो केस उनका तैयार था। वहाँ हमारे जैसा तो कानून नहीं है, खामोशी से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है जिसका वो। तो वो जब हीथ्रो पहुंचे उनको अरेस्ट कर लिया। तो उनसे पूछा कि आपका इनिशियल कॉन्टैक्ट कौन है, तो उन्होंने इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का टेलीफोन नंबर दिया जो कि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में हिस्सा है। इतनी उनकी कुर्बत थी। और जो फिगर्स आती हैं वो तो एस्ट्रोनॉमिकल हैं कि जो उन्होंने फंडिंग की। लेकिन मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा कि वो जो 23 बैंक अकाउंट है सर, मैं यहाँ रोकूंगा सर, देखिए सर, मैं यहाँ रोकूंगा सर, मैं यहाँ रोकूंगा कि तकरीबन कितने अमाउंट जो है वो, और उनको क्या बनाने का उनके करीबी अजीज ने आपको बताया था सर
कि उनको एक हुकूमती बहुत अहम ओहदा वजीर आजम ने देने का बकौल उनके करीबी अजीज ने आपसे कहा था और वो अमाउंट भी बताया था। तो सर ये तो वक्त है, ऐसी चीज है कि सामने हर चीज आ गई है, तो आप बताएंगे सर इस पे सिर्फ इस पर्टिकुलर पे मैं आगे चलूं, टाइम नहीं है सर। नहीं डॉक्टर साहब, इस वास्ते कि मैं वो एक मेजर डोनर थे, वो इस वक्त रिकॉर्ड्स में नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है। सर किसी ने आपको कहा था, उनके किसी करीबी अजीज ने, मैंने कहा ना, मैं नहीं, इसको एग्री करते हैं सर आपके, आप एग्री करते हैं इसको कि करीबी अजीज ने आपको ये बात बताई थी कि बहुत बड़ी, चले अमाउंट ना बताएं, बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो उन्होंने दिया है और उसके एवज उनको एक अहम ओहदा मिलना था। ये इतला मेरे पास आई है, मैं उसकी अभी, मैं इस हद तक जो आपने बात की, लेकिन मैं उसकी इस वास्ते मैं उसको रिपीट, सर आपके पास ये इतला मौजूद है, आपके पास ये इतला मौजूद है कि उनके करीब अजीज ने ये इतला मौजूद है, लेकिन उसकी इतला मौजूद है, आपके पास इतला मौजूद है, करीबी अजीज ने आपसे खुद डायरेक्ट कहा है, तो सर इतला तो इतला है। हम कब कह रहे हैं कि आप उसकी तस्दीक करें, ये मोहर लगाएं? हम तो कह रहे हैं एक सोर्स मौजूद था जिसने आपको ये बताया कि इतने मिलियन डॉलर जो है वो दिया गया है और उसके एवज उनको एक वजीर खजाना लगाना था। तो सर ये इत्तला तो आपको है, अब चाहे वो आदमी झूठ बोल रहा हो, गलत कह रहा हो, लेकिन ये इत्तला तो आप तक पहुंचाई गई ना सर। मैं ये सिर्फ बात करना चाह रहा था, मैं आगे चलता हूँ सर। जी मुझ तक जी सर बोलें, लेकिन मैं चूंकि उसकी सर इत्तला तो आई है ना सर, आप झूठ नहीं बोलते, गलत बात नहीं करते, हम आप पर एतमाद करते हैं, पूरी दुनिया करती है, ये बात तो है ना सर कि आपको ये इत्तला आई है। अब तस्दीक और तरदीद तो वो सोर्स करेगा ना सर, मैं तो उस रिश्ते का नाम भी नहीं ले रहा, तो ये इत्तला तो आप तक आई थी ना सर। जी चले सर, आपने जी कहा, आपने एग्री किया, हम आगे चलते हैं सर। ये एक और जो है वो इकदार के नाम से एक और रजिस्टर्ड है कोई वहाँ पे, उसके ये चेयरमैन है इमरान खान, और ये इकदार एक ऐसी इदारा है जो कि आपके मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट्स करता है और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, और ये इसकी भी कुछ ज़ाहिर है फंडिंग हुई होगी सर। जब प्रोजेक्ट करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वज़ीर आज़म उस इक़दार का चेयरमैन हो और वो इक़दार कंपनी जो है वो मुख्तलिफ जगह प्रोजेक्ट करती हो, पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे, तो इसको कैसे आप देखते हैं सर? टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर साहब, मैंने इस इशू का तफसील से जायज़ा नहीं लिया, इसलिए मैं इस पे अपना कोई कमेंट रिजर्व करता हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एक वो कैन होता है ना, वॉर्म्स, जब आप ढक्कन खोलते हैं तो उससे कंपनियां निकलेंगी, उससे फंड्स निकलेंगे, उससे, लेकिन वो तहकीकात तो आप करें ना, आपके पास सारे लीड्स मौजूद हैं, अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है कि वो हर किस्म की तहकीकात कर सकता है, वो इस एजेंसी को रुजू कर सकता है, वो मुल्क से बाहर एम्बेसी को लिख सकता है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। तो जब वो तफसीली इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, मसलन अगर आरिफ नकवी ने कोई पैसा दिया है, अकाउंट्स में आया, तो वहां से वो ट्रेल बनती है, सारी चीजें निकल आती हैं। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर एक आखिरी सवाल है मेरा, वो आपसे करूंगा, एक नाज़रीन पे वापस आता हूँ। वेलकम बैक। अकबर असबावर साहब, 2 मिनट है, ये आखिरी सवाल है, मैं चाहूँगा इसकी ज़रा ज़रूर वजाहत कीजिए। आपने इस केस को कौमी सलामती का केस कहा है और इस मुल्क के अहम तरीन इदारों से कहा है कि इस आपने मुतालबा किया है कि ये कौमी सलामती का केस है, इसको देखा जाए, क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक सियासी जमात की इतनी बड़े पैमाने पे जब गैर कानूनी फंडिंग होती है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो किसी मकसद के लिए होती है। कोई फ्री लंच नहीं होता, कोई आपको वैसे ही पैसा नहीं देता, कोई इमरान खान से इतना वो नहीं रखता बाहर कि जी आपको पैसा दे देगा, वो किसी मकसद के लिए। मकसद क्या होता है कि फिर उस
वो जब इक़्तिदार में आए तो फिर उनसे वो मुतालबात किए जाते हैं कि अब ये पॉलिसी लाइन आपको लेनी पड़ेगी, तो आप फिर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह लोग जकड़े जाते हैं, हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा संगीन इशू है कि एक पार्टी की इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी फंडिंग हुई और 6 साल से जो आईनी इदारे हैं बशमूल जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्होंने अपनी आंख उससे चुराई हुई है और उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि मैं अल्लाह ताला की जो मेरा वसीला अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मैं एक ये अब नेशनल एजेंडे पे आ गया है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि सियासी जमातों को जो नर्सरी होती है क़यादत की, उसको एक मुनज़्ज़म एक ताकत के तौर पे, एक इदारे के तौर पे जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें बादशाहत ना हो, जिसमें मेरिट पे लीडरशिप वर्कर नीचे से ऊपर उठे, ट्रेन होके पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो फिर अवाम के सामने जाए और जिस पे भरोसा करें तो वो क़यादत संभाले, वो फिर डिलीवर करेंगे। वो फिर इस तरह नालायक और नाअहलों की हुकूमत नहीं होगी जो उसने मुल्क को आज तबाह कर दिया है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों को बिल्कुल जिंदा दरगोर कर दिया है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो ये हालात ना पैदा होते अगर ये हमारे सारे इदारे जिसका बशमूल है जो कौमी